मंत्रिमंडल की नई टीम तैयार। पहले चरण में 9 विधायकों ने ली राजभवन में शपथ। बृजमोहन समर्थकों में उत्साह, मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी कर मनाई खुशियां। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से अरबों का व्यवसाय ठप, उपभोक्ता होते रहे परेशान। और घासीदास जयंती पर 13 बंदियों को मिली रिहाई। दशमेश सेवा समिति ने की सार्थक पहल। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। खबरें विस्तार से। रमन मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। पहले चरण में इसमें 9 विधायकों को शामिल किया गया है। राजभवन में आज सुबह एक गरिमामय समारोह में राज्यपाल शेखर दत्त ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई टीम में पुराने और 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। प्रेम प्रकाश पांडे, रमशीला साहू, राम सेवक पैकरा और अजय चंद्राकर को नई टीम में जगह दी गई है। तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने बुधवार को अपने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पहले खेप में अपने 5 पुराने और 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। सबसे पहले पार्टी के सबसे वरिष्ठ और 6 बार जीत दर्ज कराने वाले बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उन्हें इस बार कृषि, पशु और मछली पालन, जल संसाधन और धार्मिक न्यास की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश मूणत के कद में इजाफा करते हुए इस बार उन्हें पीडब्ल्यूडी, आवास और पर्यावरण परिवहन विभाग की बागडोर सौंपी गई। केदार कश्यप को फिर से आदिम जाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्कूल शिक्षा की नई जिम्मेदारी दी गई। वहीं अमर अग्रवाल के विभाग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार भी अमर को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, वाणिज्य कर और श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खुद के पास जीएडी, वित्त, आईटी, खनिज ऊर्जा, वन विभाग और नगरीय प्रशासन के साथ खेल को भी अपने पास रखा है। तकरीबन सभी महत्वपूर्ण विभाग इस वक्त मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। वहीं नए चेहरों की बात की जाए तो राम सेवक पैकरा को गृह विभाग की बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही जेल और पीएचई विभाग की भी बागडोर सौंपी गई है। प्रेम प्रकाश पांडे को राजस्व और आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनशक्ति जैसे विभाग दिए गए हैं। मंत्रिमंडल के गठन से पहले तकरीबन तय मानी जा रही रमशीला साहू को उम्मीद के अनुरूप महिला, बाल विकास और समाज कल्याण विभाग दिया गया है। इस बार पुन्नू लाल मोहले को खाद्य, नागरिक आपूर्ति, ग्रामोद्योग और सहकारिता विभाग दिए गए हैं। इसके बाद अजय चंद्राकर की बात की जाए तो नई पारी के हिसाब से उन्हें पंचायत, ग्रामीण विकास, पर्यटन, संस्कृति, संसदीय कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट चौक पर जमकर आतिशबाजी करते हुए उतरे समर्थकों ने उन्हें लड्डुओं से तौलकर खुशियां मनाई। इस बीच बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी जीत का श्रेय जनता और पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को देते हुए 20 दिसंबर को विजय जुलूस निकालने की जानकारी दी। लगातार 6 बार रायपुर दक्षिण से अपनी जीत दर्ज कराने वाले बृजमोहन अग्रवाल को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। ऐसे में उनके समर्थकों ने पहले तो अपने मंत्री को लड्डुओं से तौला और फिर जमकर आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। और कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार हमने निर्णय लिया है कि 20 तारीख को दोपहर 2 बजे राम सागर पारा से विजय जुलूस निकाला जाएगा। रायपुर की जनता को धन्यवाद दिया जाएगा और जुलूस का रूट होगा राम सागर पारा के अपने कार्यालय से लेकर बढ़ई पारा, तात्यापारा चौक, आजाद चौक, आमापारा चौक, लाखेनगर चौक, पुरानी बस्ती से कंकाली पारा चौक, सत्ती बाजार, सदर बाजार, मालवी रोड, जयस्तंभ चौक, एमजी रोड, गुरु नानक चौक, राठौर चौक से वापिस अपने कार्यालय में समाप्त होगा। आप सब लोग उसमें शामिल हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। गौरतलब है कि इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी जीत के लिए और भाजपा की सरकार पर एक बार और भरोसा करने के लिए प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं की मांग पर 20 दिसंबर को राजधानी में विजय जुलूस निकालने की बात कही।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन की ओर से राजधानी में 2 दिवसीय वार्षिक सेमिनार का उद्घाटन अग्रसेन धाम में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.बी. ईश्वर शामिल हुए। सेमिनार में 7 राज्यों के लगभग 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट भाग ले रहे हैं। इन 2 दिनों में शासन की नियमों से होने वाली दिक्कतों और उसके निवारण पर चर्चा की जाएगी। वार्षिक सेमिनार में पहले दिन दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने सेमिनार में उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समय समय पर कोर्ट द्वारा नियम कानून में तब्दीली किए जाने के विषय में जानकारी दी। साथ ही आम जनता को इस नियम कानूनों के बारे में कैसे अवगत कराया जाए, इस विषय पर भी मंथन किया गया। वहीं सेमिनार में पहुंचे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के रायपुर के अध्यक्ष ने इस बार सेमिनार में 2 दिनों तक होने वाले विचार विमर्श के बारे में जानकारी दी। सेंट्रल रीजन का 34वां वार्षिक कॉन्फ्रेंस है। ये हर साल में सेंट्रल रीजन में एक बार ये कॉन्फ्रेंस होता है। सेंट्रल रीजन में कुल मिलाकर के हमारी 42 ब्रांचेस हैं, तो 42 ब्रांचेस में से पहली बार अब काफ़ी समय बाद रायपुर को मौका मिला है कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का। इस कॉन्फ्रेंस में अभी जो नियम कानूनों में तब्दीलियाँ आई हैं उनको उनके यहाँ पर पे वृहद रूप से व्याख्या की जाएगी। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मंथन करेंगे इन सभी चीज़ों पर कि नए जो कानून आए हैं वो किस तरीके से लागू हो रहे हैं, किस तरीके से उनका जो बेनिफिट है, उसका जो आउटकम्स है, वो हम इनको जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो असेसी होती है, जो आम जनता होती है, उनको कैसे समझाएं और कैसे बताएं। CRC, this is the 34th regional conference of regional council, regional for region, और इसमें रायपुर ब्रांच होस्ट कर रही है। रायपुर ब्रांच के सभी सदस्यों को और मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ होस्ट करा CRC की तरफ से। और इसमें जो सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल है, 7 स्टेट इसमें रहती है। देश भर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की लगभग 42 ब्रांच बनाई गई है, जिसमें से सेमिनार में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 सीए को आमंत्रित किया गया है। 18 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस वार्षिक सेमिनार में कोर्ट द्वारा नियम कानूनों में तब्दीली के विषय में जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की सख्त गाइडलाइन बनी है। बावजूद इसके कई सरकारी चिकित्सा संस्थानों में गाइडलाइन ताक पर रखकर मेडिकल वेस्ट यहां फेंका जा रहा है। बेरला स्वास्थ्य केंद्र में तो हद ही कर दी गई। स्वास्थ्य केंद्र के आसपास ही मेडिकल वेस्ट बड़ी मात्रा में फेंका जा रहा है। लापरवाही बड़ी है, मगर जवाबदार मामले को बेहद हल्के में ले रहे हैं। बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट अस्पताल की छत पर पड़ा हुआ है। वहीं अस्पताल परिसर के अंदर ही जहां मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने की कोशिशें की गई हैं, वहां अधजली दवाएं और संसाधन बेतरतीब फैले हुए हैं। नजारा बेरला स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां जवाबदारों को ये खबर देने के बाद भी मामले को बेहद हल्के में लेने की कोशिशें उनकी ओर से की जा रही हैं। वेस्ट जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके निष्पादन के लिए राज्य स्तर से उसका निपटारण के लिए व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, लेकिन ये अभी दिन नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस पे ऑडिट चल रहा है। ऑडिट होकर के बीएमओ के इस जवाब के दौरान यहां स्वास्थ्य विभाग के रायपुर से पधारी एक जांच टीम की भी दर्शन मीडिया कर्मियों को हो गए। इन्होंने भी पहले कहा कि अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक है, अनियमितता कहीं नहीं, मगर मेडिकल वेस्ट की बेतरतीब फेंकाई के सवाल पर जनाब यूं किनारा कर गए। अस्पताल की छत के ऊपर में अगल बगल में पूरा मेडिकल अभी उसकी अब उसी का ट्रेनिंग है, इस तरह उसमें उसको मैनेजमेंट करना है, कितने गड्ढे खोदने क्या क्या उसी का ट्रेनिंग है, इसलिए आप आए हुए हैं। उसके बाद हम कर पाएंगे कि उसको मैनेजमेंट कैसे करें। मेडिकल वेस्ट के संक्रमण और खतरों के बारे में खुद सरकारी नुमाइंदे ही कई बार चिंतित होकर मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल पर रणनीतियां बनाते दिखते हैं, मगर जमीनी सच्चाई ये है कि न सिर्फ इस स्वास्थ्य केंद्र बल्कि कई और स्वास्थ्य सेवाओं में ये अनियमितताएं हावी हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शशिकांत तिवारी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद नजर डालेंगे इस खबर पर। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से अरबों का व्यवसाय ठप, उपभोक्ता होते रहे परेशान।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शासकीय बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। इन्होंने बैंकों में तालाबंदी कर वेतनमान में संशोधन करने, बैंकिंग रिफॉर्म बंद करने की मांग की है। इस हड़ताल से अरबों का लेन देन ठप रहा। शासकीय बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने बुधवार को बैंकों में ताला लटकाकर 1 दिवसीय धरना दिया। ये वेतनमान में संशोधन करने और बैंकिंग रिफॉर्म बंद करने की मांग कर रहे हैं। इनके हड़ताल से राजधानी के सभी शासकीय बैंकों में ताला लटका रहा। लालगंगा शॉपिंग मॉल के पास सेंट्रल बैंक के कार्यालय के पास अधिकारी कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। समझौते को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के आह्वान पर 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है और आज इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भारतीय स्टेट बैंक सहित तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी, जिनकी कुल संख्या 1 लाख से अधिक है, इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं और आज 1 दिवसीय हड़ताल 100% सफल है। आज इस हड़ताल के बाद हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन हमें जो भी निर्देश देगा कि जनवरी के महीने में 2 दिन या 3 दिन की हड़ताल करना है या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है, हमारे सब सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी दृढ़ संकल्पित हैं। और ये IBA जो है विगत 1 साल से हमारा वेज रिवीजन जो है उसे विलंबित किए हुए है। हम लोग का 10वां वेतन समझौता 1 नवंबर 2012 से ड्यू है, लेकिन IBA की अड़ियल नीतियों के चलते ये क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। विगत 14 तारीख को IBA के साथ जो बैठक हुई उसमें IBA ने मात्र 5% की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। यदि बैंक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन जनवरी में 2 दिवसीय या 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस देगा और हमारे सभी साथी 2 दिवसीय 3 दिवसीय हड़ताल पर भी जाएंगे और सभी साथी यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की नौबत आई तो सभी साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वहीं हड़तालियों ने कहा कि अगर 2 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन से बैंकों में लेन देन नहीं होने से लाखों रुपयों का व्यवसाय प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शहर सीरतुन्नबी कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को मतदान हुआ। मतदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए काउंटर सदस्यों की निगरानी में 11 सदस्यों की चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया था। इनकी निगरानी में सीरत कमेटी का सफल चुनाव कराया गया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नोमान अकरम पिछले 2 बार से कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सीरत कमेटी के चुनाव के लिए राजधानी के सभी मोहल्लों को 5 बूथों में बांटा गया है, जिसमें कुल 2557 मतदाता हैं। बैजनाथपारा से 365, मौदहापारा से 213, बैरन बाजार से 139, संजय नगर और नेहरू नगर से 318 सहित विभिन्न मुस्लिम बहुल इलाकों के मतदाताओं ने वोट दिया। कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके नोमान अकरम ने इस बार भी जीत का दावा किया है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे अन्य 3 प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव हो रहा है, अब देखिए रिजल्ट तो अल्लाह के ऊपर है, जो भी रिजल्ट आएगा। और ये है कि 25 से 50 मेंबर बने हैं और जो भी है सब देख रहे हैं कि जो भी हो जाएगा अच्छा रिजल्ट आए उसके बाद डिसाइड करेंगे। हम कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। ये सीरत कमेटी का जो चुनाव है ये शासकीय चुनाव जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हमारे समाज में भी किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा, मतलब ये समझो एक नई युग की शुरुआत है। आज तक जो हमारे समाज में चुनाव हाथ उठाकर किया जाता था, ये पिछले 2 बार से कैंडिडेट को मतानुसार आदमी जो है वो चुन करके समाज का मुखिया बना। ये एक अच्छी पहल है। सीरतुन्नबी कमेटी इस काम के लिए काबिले तारीफ उन्होंने ये काम किया है। सीरत कमेटी के पिछले चुनाव में केवल 223 मतदाता थे, जो बढ़कर इस बार 2551 हो चुके हैं, जिसके चलते इस बार के चुनाव में कड़ी टक्कर होने की बात कही जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने दावेदारी की है, जिनमें 2 बार कमेटी के अध्यक्ष रह चुके नोमान अकरम भी शामिल हैं। बहरहाल कमेटी के अध्यक्ष की घोषणा शाम 7 बजे तक गणना के बाद कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आमानाका पुलिस ने कबीर नगर के एक मकान में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ दिया है। अंबेडकर अस्पताल की महिला डॉक्टर के भाई के HD 22 मकान से पुलिस ने एक महिला दलाल सीमा श्रीवास और एक ग्राहक के साथ कलकत्ता की 4 कॉल गर्ल्स को गिरफ्तार किया है। चारों लड़कियों को नए साल के जश्न के लिए 3000 रुपए रोज के कॉन्ट्रैक्ट पर रायपुर लाया गया था।
आमानाका पुलिस को पिछले कई दिनों से कबीर नगर के HD 22 नंबर के इस मकान में कुछ लड़कियों के आने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। उसी शिकायत पर पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा तो कलकत्ता से जिस्म फरोशी के लिए बुलवाई गई 4 लड़कियों समेत इन्हें बुलाने वाली महिला दलाल सीमा श्रीवास को एक ग्राहक अमित वैद्य समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां से शराब की खाली बोतलों समेत कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी जब्त की हैं। पुलिस ने कलकत्ता से 3-3 हजार रुपए रोज पर पूजा दास, रिया दास, रितु खान, लक्ष्मी विश्वास को रायपुर की महिला दलाल द्वारा रायपुर लाना बताया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन लड़कियों को नए साल के जश्न के लिए बुलाया गया था। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से इस मकान में कई लड़कियों के आने जाने की शिकायतें मिल रही थी। पूछताछ में ये मकान अंबेडकर अस्पताल की महिला डॉक्टर निधि मिश्रा के भाई का होना पता चला है। पुलिस ने इन सब पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यहाँ पर 4 लड़कियां मिली जो कलकत्ता से आई हुई हैं, एक महिला दलाल भी हैं और एक ग्राहक भी मिला हम लोगों को। और इसमें क्या है कि कार्रवाई जो राष्ट्रपति अधिकारी की ओर से होती है तो उनकी ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसमें पीटा की कार्रवाई होना तय है। इसमें पीटा कार्रवाई निश्चित होना है। ठीक। इसमें कोई डायरी भी मिली है जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी हैं, ऐसा कुछ पता लगा है उसमें? अब डायरियों को तो आप बारीकी से अवलोकन करेंगे, अब किसका नाम है, क्या नाम है। ये मकान किसका है, कुछ पता चल पाया? ये मकान का स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि डॉक्टर निधि वर्मा के भाई जो मेकाराम डॉक्टर है उनका मकान है। ठीक। ऐसा सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है। कबीर नगर में सेक्स रैकेट फूटने के बाद शहर में जिस्म फरोशी को लेकर पुलिस भी सतर्क हो गई है। नए साल में गर्म गोश्त के कारोबार को रोकने के लिए राजधानी पुलिस ने शहर के आउटर के साथ शहर के रिहायशी इलाकों के मकानों पर भी अपनी निगाहें रखनी शुरू कर दी है। पुलिस अगर ऐसे मामलों में गंभीरता से कार्रवाई करे तो शहर में कई हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बस्तर अंचल के एकमात्र शासकीय अस्पताल में अव्यवस्थाएं भरी पड़ी हैं। अस्पताल का हर कोना, हर वार्ड अव्यवस्थाओं की नई कहानी कह रहा है। दूर दराज से आने वाले मरीज यहां व्यवस्था से परेशान हैं। 7 जिलों वाले बस्तर संभाग का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल अव्यवस्था की चरम सीमा में है। यहाँ मरीजों को पीने का पानी भी नसीब नहीं। मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त यह महारानी अस्पताल आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। छोटी बड़ी बीमारियों से ग्रसित सैकड़ों लोग यहाँ उम्मीद लिए इलाज कराने आते हैं, पर स्टाफ की कमी और प्रबंधन की लापरवाही के चलते यहाँ आने वाले लोगों की उम्मीदें टूट जाती है। कैजुअलिटी के पीछे स्थित वार्ड में मरीजों के लिए फिलहाल शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व निर्मित शौचालय अपने निर्माण के बाद से ही समय समय पर खराब होता रहा है और अब ये पूरी तरह चोक हो चुका है। बदबू और गंदगी से लोग परेशान हैं। यहाँ एडमिट बबीता मालवी ने अपनी समस्या के बारे में ग्रैंड न्यूज को बताया। कब से एडमिट है? हम लोग 4-5 दिन से एडमिट हैं। यहाँ तो सब मतलब लैट्रिन बाथरूम की बहुत ज़्यादा असुविधाएं हैं और हम लोग को जाने में रोज जा रहे हैं, हम लोग घर रोज 40 रुपये दे रहे हैं, 60 रुपये दे रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है यहाँ लैट्रिन बाथरूम जाने की। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ तो लैट्रिन बाथरूम है लेकिन बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग जा नहीं पा रहे, इतना गंदगी है यहाँ। उनको ले जाने में भी परेशानी होती है, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है करके जाना पड़ रहा है। इसी वार्ड में मौजूद स्टाफ नर्स ने बताया कि नए बाथरूम का निर्माण कार्य जारी है। बन रहा है बाथरूम, अभी तो कुछ दिनों में बन जाएगा, तब तक के वहीं जा रहे हैं। ये स्थिति अभी लगभग 1 हफ्ते से है और पिछले 1 हफ्ते से मरीजों को उसी गंदगी से भरे शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है। पूरे अस्पताल के किसी भी वार्ड में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस बारे में जब हमने संयुक्त संचालक अविनाश मेश्राम से बात की तो वे सोच में पड़ गए। वार्ड्स में तो बाथरूम में पानी आता है लेकिन वो शायद पीने का नहीं है कि क्या है। अब बाहर पीने का पानी का कहीं पर किया तो है? नहीं, वो सामने में तो किया पीने का पानी का सब। वो नहीं, वार्ड में तो नहीं, वार्ड में कहाँ से दिलवाएंगे पानी है। अब देखते हैं इसके लिए कैसे क्या प्रावधान कर सकते हैं। तो आपने याद दिलाया तो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको। महिला प्रसूति वार्ड में गर्भवती महिलाओं को फर्श पर सुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्श पर बिछाए धूल भरे गद्दों में ही नवजात शिशुओं को रखा जा रहा है। मरीज के साथ आई वनम्मा ने ग्रैंड न्यूज को बताया। आने का भी ऐसी ज्यादा लोग आ ही रहा है, काट नहीं पुर रहा है कारण से
नीचे सो रहा है, मतलब गंदगी उस कारण से और परेशानी है। फर्श पर नवजात शिशु के साथ रखी गई ग्रामीण महिला अपने भोलेपन के चलते अपनी समस्या को हमसे बताने की बजाय कैमरा देखकर हंस पड़ती है। सिटी स्कैन कक्ष यहाँ के कर्मचारियों की मर्जी से चलता है। सोमवार 16 दिसंबर के दोपहर 2:30 बजे जब हमारी टीम सिटी स्कैन कक्ष में पहुंची तो नजारा देखने लायक था। तोंगपाल से लाई गई मानसिक रोगी महिला के परिजन डॉक्टर के कहे अनुसार उसकी सिटी स्कैन करवाने यहां पहुंचे हुए थे, लेकिन कर्मचारी नदारद थे। काफी इंतजार के बाद कर्मचारी यहां पहुंचे और सिटी स्कैन के टेक्नीशियन प्रवीण सोनी ने अपनी समस्या बताई कि यहाँ पे कितने लोग कितने शिफ्ट में काम करते हैं सिटी स्कैन में? सिटी स्कैन में अकेला करता हूँ। और बाकी समय फिर कैसे होता है? 24 आवर है ड्यूटी जी। कैसे कर पाते हैं आप? तो मुश्किल काम है। अब अकेले ही कर रहे हैं, पोस्ट भर्ती नहीं हो रही है तो अपन कर रहे हैं अकेले, बस हो गया ना भैया। दरअसल सिटी स्कैन टेक्नीशियन नामक यहाँ कोई पोस्ट ही नहीं। प्रबंधन ने जुगाड़ जमाकर एक्सरे के टेक्नीशियन को सिटी स्कैन में उपयोग में लाना लंबे समय से शुरू कर दिया है। संयुक्त संचालक अविनाश मेश्राम ने हमें बताया। नहीं, सिटी स्कैन के लिए एक्सक्लूसिव कोई टेक्नीशियन की भर्ती नहीं की गई है और ऐसे गवर्नमेंट से कोई पोस्ट भी सैंक्शन नहीं है कि सिटी स्कैन के लिए एक्सक्लूसिव। जो एक्सरे टेक्नीशियन का काम करते हैं वो सिटी स्कैन का भी काम करते हैं और राउंड द क्लॉक 24 घंटे एक आदमी की ड्यूटी लगी रहती है 8-8 घंटे के लिए। इसी तरह वर्षों पहले शुरू किए गए टेलीमेडिसिन की सुविधा यहाँ वर्षों से बंद है और आईसीयू की राशि तो स्वीकृत हो गई है, लेकिन लोक निर्माण एवं स्वास्थ्य विभाग इसके निर्माण की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। मेकास के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जब ग्रैंड न्यूज ने इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने सारे सवाल उनकी डायरी में लिखकर चले जाने को कहा और ये भी कहा कि इन सवालों के जवाब जब उन्हें मिल जाएंगे तब वे जवाब देंगे। ये 1 घंटा 4 से 5 बजे का टाइम जो है ये पूरा जो है अस्पताल और कॉलेज के जो जानकारी के लिए ये अलग से सुरक्षित रखा गया आप लोग के लिए। जितनी नियुक्तियां होनी है जी, लगभग कितने प्रतिशत पोस्ट पे नियुक्तियां हो चुकी हैं, कितनी बाकी है? इसके लिए मुझे जानकारी आपको लिखिए पहले इसमें, फिर मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। मेरे रजिस्टर है इसमें, ऑफिशियल रजिस्टर है मेरे पास, है ना। इसमें आप लोग जानकारी जो मांगेंगे उसके बाद फिर मैं आपको दे सकता हूँ। कई सारी जानकारी, मतलब हमको आपसे जो भी जानकारियाँ चाहिए होंगी वो आपको रजिस्टर पे लिख करके देंगे। बिल्कुल। उसके बाद आप उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जवाब देने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अंततः हमने ये सवाल भी संयुक्त संचालक अविनाश मेश्राम से पूछा। स्टाफ की कमी मोरालेस ठीक है, होगी 20% के आसपास से डिफिशियंसी। समझता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं भरने के लिए, लेकिन वो नहीं भर पा रहे हैं, नहीं आ ही नहीं रहे लोग, क्या करें। केरल राज्य से बड़े बस्तर संभाग के एकमात्र सबसे बड़े अस्पताल की ये स्थिति निश्चित ही सोचनीय है, जबकि आम जनता की सुरक्षा में लगे हजारों जवानों की जिंदगी भी आपातकाल में इसी महारानी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर निर्भर करता है। कैमरामैन संजीव राव के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट। पिछली बारिश में जिन किसानों की फसल बड़ी मात्रा में बर्बाद हुई है, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ अब हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन दुर्ग की घेराबंदी करने वाले इन किसानों के मुताबिक पिछली बारिश से आई बाढ़ ने उनकी फसल चौपट कर दी थी और प्रशासन ने वाजिब मुआवजा देने का ऐलान भी किया था, मगर दावे सिफर रहे। बात तो यह है कि इस बार धान की खेती में जो फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो नहीं काटा गया। ये किसानों के साथ में छल कपट किया गया है। अभी जब किसानों को जब देने की जब बारी आई है तो उस समय जो है उसको नहीं काटा गया है, जबकि इससे पहले काट करके आज तक किसी भी 1 रुपये का भुगतान किसानों को नहीं किया गया। दूसरी बात, सोयाबीन का जब किसान जब बीज लेता है उसी समय शुरू हो जाता है उसका बीमा, और इतना ज्यादा क्षति हुआ है किसानों को कि इस बार जो है किसान जो है समझ लो लागत का चवन्नी मुश्किल से मतलब पाया होगा। उसको 75% जो है इस बार नुकसान हुआ है किसानों को, मतलब खेती में। मुआवजा तो तुरंत देना चाहिए, क्योंकि किसानों का जो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो सरकार जैसे ही भाजपा सरकार फिर से बैठी है
उनका जो धान लिया जा रहा था 18 से 20 क्विंटल, उसको भी कटौती कर दिया गया है। तो सीधा सीधा इसको किसानों के साथ जो इतना बड़ा छल किया जा रहा है, किसान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो ले रहे थे पिछले बार जो धान 20 क्विंटल एकड़ के हिसाब से, वो धान लेना पड़ेगा और फसल बीमा तुरंत देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक बड़ी मीटिंग रायपुर में करने जा रहे हैं और रायपुर प्रदेश स्तरीय संघर्ष को हम लोग जारी रखें। प्रशासनिक अफसरों ने इन किसानों की मांगों को संज्ञान में फिर से ले लिया है। किसानों को अब तक सरकारी आश्वासन ही मिले हैं। देखना होगा कि सरकारी मुआवजा इन पीड़ितों को नसीब होता भी है या नहीं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शशिकांत तिवारी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रमन मंत्रिमंडल की नई टीम तैयार, पहले चरण में 9 विधायकों ने ली राजभवन में शपथ। रिजमॉल समर्थकों में उत्साह, मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी कर मनाई खुशियां। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से अरबों का व्यवसाय ठप, उपभोक्ता होते रहे परेशान। और घासीदास जयंती पर 13 बंदियों को मिली रिहाई, दशमेश सेवा समिति ने की सार्थक पहल। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर बुधवार को छोटे मामलों में बंद कैदियों को रिहा कर दिया गया। दशमेश सेवा सोसाइटी की ओर से 13 कैदियों का जुर्माना अदा कर उन्हें रिहा करवाया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्यों ने इन कैदियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश भर में 18 दिसंबर को गुरु घासीदास की 297वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राजधानी के जेल में कैदियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। गुरु घासीदास के संदेशों को कैदियों के बीच सुनाया गया। साथ ही जयंती के अवसर पर सजा काट रही कैदियों को रिहा किया गया। इस बार दशमेश सेवा सोसाइटी की ओर से 13 कैदियों के जुर्माना भुगतान कर उन्हें रिहा कराया गया है। सेवा सोसाइटी द्वारा 13 कैदियों जिनमें 8 कैदी जो हैं बड़ी सज़ा काट रहे थे आजीवन कारावास की, और शेष छोटी धाराओं में 5 कैदी थे। तो इस प्रकार कुल 13 कैदियों को हमने दशमेश सेवा सोसाइटी ने इनको छुड़ाया है, और इस शर्त पे छुड़ाया है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और आगे से कोई किसी प्रकार का अपराध ना करने की शर्त पे इनको छुड़ाया गया है। और ये कार्य हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं लगातार। स्वतंत्रता दिवस पर और गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी कैदियों को यहाँ हमारे सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहब के से प्रसंग से प्रेरणा लेते हुए इनको छुड़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं दशमेश सेवा सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को, सभी साथियों को, माताओं को, बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पुनीत कार्य में जो भी पुनीत कार्य आज ये सिख सेवा संगठन जो है कई वर्षों से पिछले रायपुर की राजधानी में कर रहा है, और शहर की जनता भी जानती है, चाहे पानी का क्षेत्र हो, खाना के अस्पताल में मेकारा में खाना, गरीबों को खाना खिलाने का क्षेत्र हो, और एक ही आज नया अध्याय में एक नया नाम जुड़ गया है कि जो जेल के अंदर कैदी कुछ एक रुपये के कारण, जो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 कारण के अंदर थे, जिनकी जमानत नहीं हो पाती थी, जिनके परिवार से कोई लोग नहीं मिल पाते थे, तो आज ये कैदियों के चेहरों में इतनी रौनक है, इतने खुश है। और ये जब जैसी बाहर निकले हैं तो इनके मुंह से निकला है कि वो बोले सोनिहार सत श्री अकाल। ये बताता है कि सिख समाज ने जो आज इनके लिए किया है, और हम लोग सब चाहते हैं ये निकल कर बहुत अच्छा जीवन जिए।
लंबे समय से सजा काट रहे कैदी जब जेल से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अरसे बाद वे अपने परिवार के सदस्यों से मिलने और जेल के बाहर खुली दुनिया में सांस लेने की ललक देखकर खुश हो रहे थे। रिहा होने वाले कैदियों में कुछ ऐसे कैदी थे जिनकी सजा समाप्त हो गई थी, लेकिन जुर्माना भुगतान नहीं कर पाने की वजह से वे जेल में रहकर सजा काट रहे थे। एक कैदी ऐसे भी था जो सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना नहीं दे पाने की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। मेरा कोई आने जाने वाला है नहीं। पैसे की दिक्कतें थी, जुर्माना नहीं भर पा रहे थे, क्या था? मेरे 100 रुपये जुर्माना था, नहीं सकता था भरने। हाँ। अच्छा तो कब से नहीं भर पा रहे, मतलब कितने? यहाँ 5 साल। 302 प्रसाद कांड में काट रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक से मैं मैं देखा हूँ, न जानकारी, न पता है, कोई चीज़ मालूम नहीं। मैं बेकार काट रहा हूँ, पड़ा हूँ। अच्छा, आज रिहा हुए हैं आप? हाँ। 10 सालों बाद, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस ठीक लग रहा है। मेरा कोई नहीं है आगे पीछे घर में। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ प्रॉपर लोअर सिंह रहने वाला, थाना राजीव। घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है, और है तो मेरे भाई है, लेकिन कोई काम का नहीं। गुरु घासीदास जयंती पर जो कैदी रिहा हुए हैं, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि अब बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करेंगे। रिहा हुए कैदियों से दशमेश सेवा सोसाइटी के लोगों ने उम्मीद की है कि अब ये अच्छे इंसान बनकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जिएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पिछले दिनों राजधानी में नरेंद्र मोदी की सभा में उनकी हत्या करने की साजिश के दौरान उनकी मौत का सामान उपलब्ध कराने वाले सिमी के 14वें आतंकी शेर अली को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शेर अली इंजीनियरिंग का छात्र बताया जा रहा है। उसे सिमी के मास्टरमाइंड उमेर सिद्दीकी की और अजरुद्दीन का काफी करीबी बताया जा रहा है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अजरुद्दीन के मकान से 8 GB का एक पेन ड्राइव बरामद किया है, जिसमें बम बनाने के पूरे नुस्खे और अहम खौफनाक धमाकों की अहम जानकारियां समेत कई वीडियो भी पुलिस के हाथ लग गए हैं। राजधानी में प्रतिबंधित संगठन सिमी के गिरफ्तारी की फेहरिस्त में पुलिस ने सिमी के तकनीकी विंग को घेरे में लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एटीएस की टीम ने शेर अली को राजा तालाब इलाके से गिरफ्तार किया है। उमेर और अजहर का करीबी माने जाने वाले शेर अली को नरेंद्र मोदी की सभा से पहले पिस्टल और विस्फोटक लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोपी शेर अली का जगदलपुर के एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अजरुद्दीन के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी मिला है। उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उमेर सिद्दीकी का खास था, और ये जो अजहर जो पकड़ा गया उसका भी बहुत खास था। उसके साथ जॉइंट अकाउंट था, जो मैंने कल भी आपको बताया था, और उसके निशानदेही पे अजहर के घर से एक वो बरामद हुआ है, 8 GB का एक पेन ड्राइव बरामद हुआ है, जिसमें कि बॉम्ब बनाने के पूरे नुस्खे हैं, पूरे प्लानिंग है। 8 GB का बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। सर, ये नाम क्या छात्र था यहाँ पे, कौन से इंस्टीट्यूट? ये मेरे ख्याल बताने की आवश्यकता नहीं है, छात्र है वो। सूत्रों की माने तो एनआईए की ट्रांजिट रिमांड में उमेर सिद्दीकी के खुलासे के बाद शेर अली की गिरफ्तारी की गई है। एटीएस की टीम इससे कड़ी पूछताछ में लगी हुई है। पुलिस को आगामी दिनों में कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। इस साल अंचल में ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बस्तर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहता है और दिन भर गुनगुनाती ठंड के बाद शाम को शीतलहर चलने लगती है। इस भीषण ठंड से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बस्तर अंचल में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पारा 7 डिग्री से नीचे चला गया है। यह सिलसिला पिछले हफ्ते से चला आ रहा है। आगे भी मौसम की क्या स्थिति रहेगी, यह कह पाना संभव नहीं है। हमने बात की मौसम विभाग के संजय बैरागी से। मौसम के बारे में आज कल के तुलना में लगभग स्थिर ही रहेगी, क्योंकि हवा का जो बहाव है अभी स्थिर है, इसलिए टेम्परेचर घटने का अभी चांसेस बहुत कम है। और ऊपर से ह्यूमिडिटी जो है थोड़ा इंक्रीज हुई है, तो इसके चलते थोड़ा टेम्परेचर मतलब डाउन होने का संभावना कम है। यानी कल से थोड़ा जैसे आज सुबह 7.3 रिकॉर्ड किया गया, तो उसमें थोड़ा 7.5 या 7.67 ऐसे कुछ आ सकता है। शहर के मौसम में आए अचानक ठंडक के कारण एक तरफ गर्म कपड़े बेचने वाले खूब मुनाफा कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब जनता
ठंड से बचने के अलग अलग उपाय कर रही है। जाहिर सी बात है, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति तो गर्म कपड़े ऊंची कीमत पर खरीद सकता है, मगर गरीब को ठिठुरने के सिवा कोई चारा नहीं है। निगम भी इस बार निचले तबके को ठंड से बचाने की कोई खास उपाय नहीं कर पा रही है, जिसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जगदलपुर में बता नहीं सकते, क्योंकि ठंड सुबह इतनी ज़्यादा रहती है, कोहरे के कारण लोग बाग चल नहीं पाते हैं, बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि उठने में ये तकलीफ होता है, और रात को देखिए कि मेडिकल जल्दी बंद करके जाना पड़ता है घर। काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे। रास्तों में कहीं अलाव मिल जाता रहा देखने के लिए, बुजुर्ग जो रास्ते में सोते रहते थे उनके लिए ठीक रहा, लेकिन अभी तो अलाव कहीं नहीं नज़र आता है। तो प्रशासन को इस बारे में देखना चाहिए कि अलाव लोगों की इंतजाम करना चाहिए प्रशासन को इसके में। आजादी के बाद से ही एक समस्या है जो आज भी जस की तस बनी हुई है, वो है बिजली, पानी और सड़क। ये समस्या किसी न किसी रूप में हर सरकार के समक्ष आती रहती है। शहर में अंबेडकर वार्ड की महिलाएं समस्या से लंबे अरसे से जूझ रही हैं। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित अंबेडकर वार्ड निवासी महिलाओं ने बताया कि किस तरह उनके वार्ड की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इस वार्ड में मौजूद पुलिया और खंबे के यथावत स्थान पर बने रहने की मांग को लेकर इन महिलाओं ने निगम आयुक्त रमेश जायसवाल से बात की। रमेश जायसवाल ने हमें बताया, तो इसको स्थल देख करके वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं उपलब्ध है, पानी का, बिजली का और सड़क का, नाली का, तो उसको क्रमशः और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा नगर निगम के द्वारा। वहाँ पर अभी बिजली का खंभा भी लगवाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, उसको भी कोई वहाँ व्यक्ति है वो निकालने का या उखाड़ने की बात इन लोगों से कह रहा है, तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं करने दिए जाएंगे। और नगर निगम जो कार्य बिजली का, पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा रही है, वो जनहित का कार्य है, तो उनको उपलब्ध प्राथमिकता से कराएंगे। इन महिलाओं की माने तो वार्ड में मौजूद बिजली के खंभे और पानी की उपलब्धता यहाँ की मुख्य समस्या है। कुछ कतिपय लोगों द्वारा इन्हें जानकारी मिली है कि वे खंभे उखाड़ना चाहते हैं, जो ये महिलाएं नहीं चाहती। कई सालों से वहाँ रहते हैं, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। पानी भरने के लिए भी दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं। हम लोग कई बार बोले तो इसके लिए हमारे पार्षद तो करवा दे रहे हैं, करवा दूंगा भी बोले। उन लोग बोलते हैं कि हमारे जगह है, हमारे जगह में खंबा गड़ा है बोल के, तो उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे जगह में हम लोग गाड़ने नहीं देंगे। तो हम लोग तो कई साल से रहते हैं, कम से कम हम लोग के लिए, हम लोग आने जाने के लिए तो कम से कम रोड तो बनना ही चाहिए ना। निगम ने यहां आवागमन को सुलभ बनाने एवं अंधेरी गली से वार्ड को निजात दिलाने के लिए एक पुलिया का निर्माण किया है, जिसे ये महिलाएं यथावत रखना चाहती हैं। पर अब ने खंबा गड़ी है, वो खंबा को ना वो उखाड़ना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो पुलिया वहीं बना रहे, वो खंबा वहीं पे गड़ा रहे और ना रोड बन जाए, एक नाली बन जाए, बस हम लोग का यही समस्या है। प्रायः हर एक वार्ड में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, जिसे निगम को दो चार होना पड़ता है। कैमरामैन संजीव राव के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सत्य, अहिंसा और एकता का पाठ पढ़ाने वाले गुरु घासीदास की जयंती पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में समाज के हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सतनामी समाज के प्रणेता गुरु घासीदास की जन्म शताब्दी समारोह शहर में 3 दिनों तक चलेगा, जिनमें 16 तारीख को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 17 व 18 दिसंबर को सतनामी भवन में कई कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इस अवसर पर 17 दिसंबर मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एक विशाल रैली निकली, जिसमें समाज के महिला, पुरुष, बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। समाज के अनूप कुर्रे ने हमें गुरु घासीदास की जीवनी एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए बताया
और प्रत्येक 18 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्यौहार है सतनामियों का। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। 16, 17, 18 कल का कार्यक्रम हो गया। आज रैली और शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें दंतेश्वरी वार्ड से निकली है हमारी रैली। 18 दिसंबर जो जयंती है, वो गुरु घासीदास बाबा जी ने जो हमें सत्य, अहिंसा, सत्य के मार्ग में चलना, लोगों को एकत्रित करके रखना, जाति भेदभाव को दूर करके रखना, ऊंच नीच सारे दूर को, अच्छे बुरे को, सादे कर्म, उनका सफ़ेद झंडा एक ऐसा प्रतीक है जो सत्य का प्रतीक है। उस सत्य के अंतर्गत सारे जहान के जितनी बुराइयां समाप्त हो जाती है। सत्य, अहिंसा एवं एकता का पाठ पढ़ाता ये पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि समाज में सभी धर्म एक हैं एवं एकता में ही बल है। तो ये थे हमारे आज तक के बुलेटिन की जानकारी। अगले न्यूज में आपसे फिर मुलाकात।